जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास में स्टार्ट करेंगे फास्ट ट्रैक रिवीजन इकोनॉमी। बिल्कुल कहीं भी कोई भी बकवास नहीं, सिर्फ हम लोग आज क्लास की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी का विषय या इसका क्षेत्र समझें तो इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। अब व्यापक कैसे, देखो इतना समय नहीं कि मैं डिटेल में बताऊं, फिर भी आप समझते जाइए। जैसे इसमें हम लोग उत्पादन को देखते हैं, उपभोग को देखते हैं, है ना। उत्पादन को देखते हैं हम लोग, उपभोग को देखते हैं हम लोग, बचत को देखते हैं, है ना। हम लोग विनियोग को देखते हैं, मुद्रास्फीति को देखते हैं। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, रोजगार, बेरोजगारी, ऐसे बहुत ऐसे बहुत से टॉपिक हैं। जैसे राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जीवन की गुणवत्ता, मौद्रिक नीति से संबंधित टॉपिक, राजकोषीय नीति से संबंधित, इन सभी का जो अध्ययन करते हैं हम लोग इकोनॉमी में करते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी में उद्योग धंधे और कृषि की बात तो हम लोग करते ही करते हैं। अर्थव्यवस्था का किसी भी देश के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी देश की समस्त आर्थिक गतिविधियां, जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हो, ठीक है, तो इन आर्थिक गतिविधियों का जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, वो जो इसका संबंध है वो उस देश की इकोनॉमी से होता है। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है। अब कोई भी देश क्या चाहता है, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे। जितनी ज़्यादा आर्थिक गतिविधियां होगी, इकोनॉमी उतनी ही ज़्यादा डेवलप होगी। अब अगर आर्थिक गतिविधियों को आप बढ़ावा देना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आप संसाधन हैं, संसाधनों का उचित उपयोग करना होगा। जब आप संसाधनों का उचित उपयोग करोगे, अच्छी तरह से उपयोग करोगे, तो क्या होगा, विकास भी अर्थव्यवस्था का उतना ही अच्छा होगा और इससे विकास एक उच्चतम बिंदु तक पहुंच सकता है। अब हम लोग देखें, जिस युग में हम लोग रह रहे हैं, जो ये एरा है 21वीं सदी, ये आर्थिक उदारीकरण का युग है। अगर पूछा जाए कि 21वीं सदी क्या है, 21वीं सदी क्या है, ये 20वीं सदी की तरह ही ये भी आर्थिक उदारीकरण का एरा है। ठीक है, आर्थिक उदारीकरण का मतलब धन मनुष्य की तमाम गतिविधियों के केंद्र में है। आर्थिक उदारीकरण, जहां आर्थिक शब्द आ जाएगा वहां मनी आ जाएगा। और मनी क्या है, मनी सेंटर्ड या मनी केंद्रित ये है। तो समझ रहे हैं, धन ही तमाम गतिविधियों का नियामक के रूप में उभर कर सामने आया है। मतलब आर्थिक उदारीकरण मतलब मनी पर आधारित, है ना, या कह सकते हो मुद्रा पर आधारित व्यवस्था है। किसी भी देश की नीतियों को समझने के लिए उस देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक प्रणाली की समझ होनी चाहिए। किसी भी राष्ट्र का उद्देश्य क्या होता है, किसी भी राष्ट्र की एकता को बनाए रखना, अखंडता को सुनिश्चित करना। तो उसी प्रकार कोई भी देश चाहता है कि एकता भी बनी रहे, अखंडता भी बनी रहे और राष्ट्र विकास के मार्ग पर भी चले। ठीक है, और इन सब के साथ साथ जनता का कल्याण भी होता जाए, तो यही चाहिए। इसलिए विकास की कई सारी अवस्थाएं होती हैं, है ना। अब इन अवस्थाओं को अगर हम समझना चाहें तो पहले हमें इकोनॉमी को समझना होगा। इकोनॉमी को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले हम लोग समझते हैं कई सारी प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। जैसे मान लीजिए कुछ अर्थव्यवस्थाएं होती हैं विकसित अर्थव्यवस्था। अगर आपसे पूछे कि विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, वैसे रिवीजन में ये सब चीजें बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। देखो, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन या कह सकते हो औद्योगिकरण, जहां पर क्या हो, औद्योगिकरण की प्रक्रिया की जो प्रक्रिया है वो औद्योगिक क्रांति के पहले हुई हो या उसी के साथ ही शुरू हुई हो। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जहां पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी या उसके साथ हो गई थी, वो आज विकास की उच्च स्थिति में है। ठीक है, यहां पर आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे अमेरिका, यूएसए को दे सकते हो, या यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपीय देश, उनको भी रख सकते हो। विकसित अर्थव्यवस्थाओं की जो जीडीपी होती है, जो जीडीपी, इनकी जीडीपी में
पूछा जाए सबसे हाईएस्ट स्थान पे क्या होता है, तो ये सभी अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक विकास में बहुत आगे निकल चुकी हैं। तो ये क्या है, यहां पर सेवा क्षेत्र का महत्व है, यहां पर सेवा क्षेत्र का विकास ज्यादा है। ठीक है, याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र के बाद किसका विकास है, इंडस्ट्रीज का, और इंडस्ट्रीज के बाद कौन सा आता है, एग्रीकल्चर। तो जब भी देश विकास की अवस्था में होता है, आगे बढ़ रहा होता है, तो वहां पर एग्रीकल्चर बहुत पीछे आ चुका होता है, उसका जीडीपी में उपयोग कम हो जाता है। तो विकसित अर्थव्यवस्थाएं जब भी बात की जाए तो समझिएगा। अब एक टर्म होता है विकासशील अर्थव्यवस्थाएं। अब आपसे पूछ ले कि भैया विकासशील अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं, बातों को बस ध्यान से सुनिएगा। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर औद्योगिकरण या कह सकते हो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन देर से शुरू हुआ, ठीक है, देर से हुआ। ठीक है, खास तौर पे यहां पर आते हैं 1940 और 50 के दशक की बात करते हैं। उस समय कई सारे देश आजाद होने शुरू हुए, तो इस समय की अर्थव्यवस्थाएं विकासशील देशों में आती हैं। अब यहां पर क्या होता है, ये विकसित होने का प्रयास कर रही है, तो यहां पर कृषि क्षेत्र का भाग कम हो रहा है। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर कृषि में डाउनफॉल आ रहा है, लेकिन यहां पर और की तरह ही सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है और इंडस्ट्री सेक्टर या इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर वो बढ़ रहा है। ये जो अर्थव्यवस्था है ये विकास के दूसरे चरण में है। किसमें है, ये विकास के दूसरे चरण में। पूछ ले विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहां पर है, तो आप यहां पर बता देना ये तृतीय चरण है, ये तृतीय चरण में। ठीक है, अब तो विकसित अर्थव्यवस्था विकासशील का आपको अंतर समझ में आ गया। ठीक है, अब इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, कोई भी अर्थव्यवस्था हो या कोई भी इकोनॉमी हो, ठीक है, कोई भी इकोनॉमी हो, इसका मेन काम क्या होता है। ठीक है, ये क्या करती है, लोगों को, इकोनॉमी का मतलब क्या है, लोग जाके नौकरी ढूंढते हैं, इनकम कमाते हैं, तो लोगों को जीविका, इकोनॉमी का काम क्या होता है, लोगों को जीविका प्रदान करना, ताकि वो अपने जीवित रहने के लिए कमा सकें, अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। ठीक है, अब इसी जीविका के लिए, इसी जीविका को या इसी को प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इसके लिए क्या होती हैं, इसी जीविका के लिए 3 प्रकार की क्रियाएं या 3 क्रियाएं परफॉर्म की जाती हैं। ये तीनों क्रियाएं कौन कौन सी हैं, चलिए देखिए, पहली है उत्पादन। पहली कौन सी, उत्पादन। ठीक है, मतलब आपको उत्पादन करना है, फिर उसका उपभोग करना है। उपभोग कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा। और तीसरा क्या है, इस उपभोग के बाद, इस उपभोग करने के बदले में इसको उत्पादन करने वालों को कुछ पैसे देने होंगे, तो उससे क्या होगा, उससे पूंजी का निर्माण होगा। ठीक है, इस पूंजी का, और इसी पूंजी का योग फिर इकोनॉमी में किया जाएगा और बड़े लेवल पर। तो बात समझिए, समझ गए। जब भी बात हो उत्पादन की, थोड़ा सा जल्दी से समझाता हूं बेसिक। ठीक है, उत्पादन में क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की जाती है। ध्यान दीजिएगा, वस्तुओं और सेवाओं, इनकी पूर्ति की जाती है। और उत्पादन उपभोग से पहले की प्रक्रिया, जब ये वस्तुएं बन जाएंगी तभी तो उपभोग करोगे, पहले तो करोगे नहीं। ठीक है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया कौन है, यही है। तो इसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया कहते हैं, महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया कहते हैं। आप लोगों का यूपी पीसीएस का प्री हो जाएगा, उसके बाद हम लोग काफ़ी चीज़ें डिटेल में शुरू करेंगे। ठीक है, और इस बैच को हम लोग मर्ज करने जा रहे हैं नए बैच के साथ। जो नया बैच है उसमें भी अभी करीबन 40 बच्चों का एडमिशन हो चुका है, तो उस बैच के साथ हम लोग इस बैच को मर्ज कर देंगे, ताकि हम लोग अगले साल के लिए भी पढ़ सकें। ठीक है, और जो लोग, कुछ लोग बिहार या बीपीएससी में जो सेलेक्ट हुए हैं उनको हार्दिक बधाई भी हो, अपने 3 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बाद में बात करेंगे।
एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो हम लोग वहां पर उनको वहां पर क्लास में मिलेंगे, तो आपको कौटिल्य आना होगा इसके लिए आपको, ठीक है। अब देखिए, उत्पादन का मतलब क्या है? उन क्रियाओं से है जिससे अन्य लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। क्या है? उन क्रियाओं से, वस्तुओं और सेवाओं, वो क्रियाएं हैं जिससे अन्य लोगों के आवश्यकताओं की पूर्ति है। पूर्ति किस चीज की हो रही है? ये आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जा रहा था। हमने यहाँ बात की थी ना, इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कर रहे थे आप? वस्तुएं और सेवाओं का निर्माण कर रहे थे। वही प्रोसेस क्या कहलाती? उत्पादन। अब उत्पादन के बाद दूसरी प्रोसेस आती है उपभोग। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहने जा रहा हूं। उपभोग, उपभोग क्या है? ये आर्थिक क्रियाओं का अंत। आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ क्या होता है? उत्पादन में। उपभोग क्या है? समस्त आर्थिक क्रियाओं का अंत है ना जो, वो उपभोग में होता है, ठीक है। इसमें जीवन रक्षक चीजों के साथ साथ विलासिता की चीजें भी आती हैं, ठीक है। तो उपयोगिता का सृजन, उत्पादन का मतलब क्या होता है? उपयोगिता का सृजन करना। और उपभोग का असर क्या होता है? जिसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सहायता से मानव की संतुष्टि होती है। तो उपभोग क्या है? उपभोग क्या है? उत्पादन के द्वारा, उत्पादन के द्वारा आवश्यकताओं की संतुष्टि। भैया जिसको जो आवश्यकता थी उसको वो चीज मिल गई, वो संतुष्ट हो गया। अब ये आवश्यकता में क्या आएगी? ये भोजन हो सकता है, ये दवा हो सकता है, ये विलासिता की वस्तुएं, घर, कार, सोफा, तो कुछ भी हो सकता है आवश्यकता में। समझ गए ना हमारी बात? तो एक उत्पादन हो गया, एक उपभोग हो गया। बातों को थोड़ा सा समझिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रिवीजन में भी चीजें गड़बड़ ना हो। आप समझिए, तीसरी चीज इकोनॉमी में होता है पूंजी निर्माण। अब पूंजी निर्माण कैसे होता है? हमने आपको बात बताई थी कि आदमी क्या चाहता है, क्या चाहता है, मैंने आपको बताया था अर्थव्यवस्था का काम ही होता है जीविका। तो आदमी क्या चाहता है? जीविका चाहता है। अब पूंजी निर्माण को समझिए थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक समय है, कोई एक टाइम फ्रेम है, ये समय है। अब इस समय में जितनी वस्तुओं का उत्पादन होगा, इस समय में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, ठीक है, यदि इसमें से उपभोग की गई वस्तुओं की मात्रा या उसके मूल्य को घटा दें, क्या कर दें? इसमें से उपभोग वस्तुओं की मात्रा घटा दो, या फिर या उसके मूल्य को घटा दो, या उसके मूल्य को घटा दो, ठीक है। तो ये जो शेष राशि बच रही है, ये जो बच रहा है, वही क्या है? ये वही पूंजी निर्माण है। अब यही पूंजी निर्माण का आधार है। उत्पादन में से जितना यूज हो गया उसको घटा दो, बाकी जो बचा वो पूंजी निर्माण है, ठीक है। अब ये जो बचा, ये जो शेष बचा, इसके बाद क्या बचा? जो शेष बचा, ये जो बचा, ये क्या है? ये भावी उपभोग के लिए। अब ये जो शेष है, शेष का उपयोग क्या होगा? इन फ्यूचर, फ्यूचर में होगा, ठीक है। और इसी पूंजी निर्माण के द्वारा, इसी पूंजी निर्माण के द्वारा क्या किया जाता है? अधिक वस्तुएं, अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। मतलब एक देश अपने समस्त वर्तमान उत्पादन का उपभोग ना करके अगर कुछ उत्पादन भविष्य के लिए सुरक्षित कर ले, तो इसी को पूंजी निर्माण कहते हैं। तो पूंजी निर्माण क्या है? शेष का उपयोग फ्यूचर में, मतलब जितनी हो गई, जो बची
उनका उपयोग फ्यूचर में, वही पूंजी निर्माण है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। कुल मिला के समझिए, पूंजी निर्माण से देश की भविष्य में उत्पादन करने की क्षमता में वृद्धि होती है। अगर ऐसे भी बोल सकते हो, क्वेश्चन आ जाए, पूंजी निर्माण से देश की भविष्य में उत्पादन करने की शक्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, देखिए रिचा का कमेंट है कि क्या सर इकोनॉमिक सर्वे और करंट भी कराया जाएगा इकोनॉमी का? बिल्कुल, अभी हम लोग बेसिक का रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद करंट सेक्शन में वहां पर हम आपको इकोनॉमिक सर्वे, आपका बजट और जो भी करंट इशूज हैं वो कराएंगे, ठीक है। अब देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में कुछ समस्याएं होती हैं, इतना तो कंफर्म हो गया होगा, उत्पादन, उपभोग और पूंजी निर्माण का। आप कभी भी नहीं भूलोगे ना पूंजी निर्माण। चलिए, अब देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में कुछ केंद्रीय समस्याएं होती हैं। विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को अनंत आवश्यकताओं और दुर्लभ साधनों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब भी इस प्रकार की कोई समस्या उनके सामने आएगी, ठीक है, और यही आर्थिक समस्या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की जननी है, ठीक है। अब देखो समस्या क्या है, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में समस्या क्या आती है? ठीक है, पहली समस्या तो ये आती है कि क्या और किस मात्रा में उत्पादन किया जाए, क्या और किस मात्रा में उत्पादन करें, ये सबसे पहली समस्या है, ठीक है। दूसरा कैसे उत्पादन करें, समझिए। तीसरा, वो तो ठीक है कर रहे हैं, कहीं यूज होगा कि नहीं होगा, तो किसके लिए उत्पादन करें, मतलब मांग है कि नहीं, कैसे उत्पादन कर रहे हैं। तो तीसरा है किसके लिए उत्पादन करें, ठीक है। जो हमारे पास संसाधन है उनका हम कैसे मैक्सिमम यूज करें, कुशलतापूर्वक उपयोग करें, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग कैसे करें, ठीक है। अब उत्पादन तो कर लिया, वितरण नहीं है, तो कैसे कुशल बनाओगे, तो किसे फोकस करना है, उत्पादन और वितरण को कैसे कुशल बनाएं, समझिएगा मेरी, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास की दर को कैसे बढ़ाएं, आर्थिक विकास की दर को कैसे बढ़ाएं। किसी भी इकोनॉमी के सामने यही समस्या आती है, इससे ज्यादा समस्या नहीं दिख जाती। जैसे क्या और किस मात्रा में उत्पादन करें, मान लो संसाधनों की सीमितता हो तो क्या और कितना उत्पन्न करने की समस्या अपने आप जन्म हो जाती है, समझिएगा। एक उत्पादक को यह तय करना होता है कि उत्पादन के लिए उपलब्ध साधनों को किस प्रकार से उपयोग में लाए, और प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह तय करना ही होता है कि साधनों का प्रयोग उपभोक्ता वस्तुएं बनाने के लिए करें या उत्पादक वस्तुएं, या फिर वैकल्पिक के रूप में उनका प्रयोग किया जाए, जैसे विलासिता की वस्तुएं बनाएं या फिर जनसाधारण के उपयोग की वस्तुएं बनाएं, तो किस मात्रा में करें, ये डिसाइड करना उत्पादक का काम है। अब सीमित संसाधनों के कारण ही ये चयन करना पड़ता है, तो किस मात्रा में करें कब होता है, जब संसाधन सीमित हो। अगर संसाधन सीमित होंगे तो यही काम होगा, समझिएगा मेरी बात। कैसे उत्पादन किया जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मतलब उत्पादन की तकनीक, यहां पर बात क्या हो रहा है, तकनीक की बात हो रही है। मतलब कि उत्पादन श्रम प्रधान हो कि पूंजी प्रधान हो। तकनीक का मतलब हो रहा है कि श्रम या फिर पूंजी प्रधान।
ठीक है, किसके लिए उत्पादन किया जाए, मतलब उत्पादन का किस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों के बीच विभाजन किए जाने से है। ठीक है, इसलिए किसके लिए उत्पादन का यह मतलब होगा किस उत्पादन के साधनों को कितना प्रतिफल या पारिश्रमिक दिया जाए, मतलब यहां पर हो रहा है किसको कितना कितना पारिश्रमिक दिया जाए, समझिए। फिर कह रहे हैं संसाधनों का कुशलतम उपयोग करें, क्योंकि संसाधन दुर्लभ होते हैं इसलिए उनकी समस्त क्षमता का प्रयोग होना चाहिए, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये बड़ा उत्पादन है, उत्पादन और वितरण को कैसे कुशल बनाएंगे ये सारी चीजें समझना होगा। अब देखिए आपको समझना है कि अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का जब वर्गीकरण करते हैं तो तीन तरह की अर्थव्यवस्था है, तीन प्रकार की इकोनॉमी होती है, समझिएगा। पहली होती है पूंजीवादी, पहली क्या होती है बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी में क्या कहते हैं कि पूंजी के उपयोग से व्यक्तिगत लाभ, पूंजीवादी में क्या होता है, इसमें व्यक्तिगत लाभ की बात करते हैं, व्यक्तिगत लाभ ज्यादा होना चाहिए। इसमें क्या होता है, उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग, अगर मांग ज्यादा है तो उत्पादन ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब उन्हीं वस्तुओं को बनाएंगे जिसे देश के घरेलू या विदेशी बाजारों में लाभ मिल सके। ठीक है, तो यहां पर इसमें सरकार का नियंत्रण नहीं होता, क्या नहीं होता पूंजीवाद में, इसमें सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। देखिएगा, लाभ का इसमें उद्देश्य होता है, व्यक्तिगत लाभ की बात कर रहे हैं ना, तो लाभ के लिए काम करती है। ठीक है, प्रतियोगिता और सहयोग होता है यहाँ पर प्रतियोगिता और सहयोग दोनों होता है। ठीक है, यहाँ पर गुणवत्ता वाली वस्तुएं बनती, क्योंकि प्रतियोगिता होगी तो गुणवत्ता आएगी, इतनी अच्छी चीजें बनाओगे। संसाधनों का उचित उपयोग होता है, संसाधनों का उचित यूज होता है। ठीक है, कार्य अच्छा करोगे तो प्रोत्साहन मिलता है, कार्य के बाद प्रोत्साहन मिलता है। और यहां पर लचीलापन भी है, मतलब उत्पादन वितरण बाजार पर केंद्रित होते हैं, इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था परिस्थितियों अनुसार स्वयं ही व्यवस्थित हो जाती है, तो यहां पर लचीलापन ज्यादा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर ज्यादा होती है। तो हम लोगों ने पूंजीवादी को व्यवस्था को समझा। ठीक है, अब दूसरी होती है समाजवादी व्यवस्था, चलिए समाजवादी को भी समझ लेते हैं। दूसरी इकोनॉमी होती है समाजवादी, सोशलिस्ट टाइप की। अब देखो समाजवादी में क्या है, अगर थोड़ा सा यहाँ पर समझें इसके निगेटिव पॉइंट क्या है, इसके दोष क्या है, तो आप क्या बताओगे, कुछ ही लोगों को ज्यादा फायदा होता है, व्यक्तिगत लाभ ज्यादा होता है, तो धन का असमान वितरण हो जाता है, वर्ग संघर्ष बढ़ जाता है यहाँ पर। ठीक है, श्रमिक वर्ग का शोषण होता है, मतलब उसको उत्पादन के हिसाब से, लाभ के हिसाब से पैसा नहीं मिलता। ठीक है, तो ये सब इसके दोष हैं। लेकिन अगर समाजवादी इकोनॉमी बात करें, इसके द्वारा देश की आर्थिक व्यवस्था सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है, इसको कंट्रोल कौन करती है, सरकार इसको कंट्रोल करती है। ठीक है, यहां पर अवसर की समानता, ठीक है, इसकी बात की जाती है, कल्याणकारी राज्य की बात की जाती है, राज्य का स्वरूप कल्याणकारी होता है। ठीक है, राज्य की भूमिका है, यहाँ पर राज्य की केंद्रीय भूमिका होती है। ठीक है, क्योंकि राज्य के पास उत्पादन के साधन होते हैं और राज्य सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक गतिविधियों को निर्देश देता है। ठीक है, तो राज्य का क्या काम है, यहाँ पर राज्य की भूमिका किस लिए है, ये है कि सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए
आर्थिक गतिविधियां होती हैं। राज्य उन्हीं आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है जिनसे समाज के उद्देश्यों की प्राप्ति हो। ठीक है, तो यहां पर आर्थिक संसाधनों का समुचित उपयोग होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे दोष हैं यहाँ पर। इसके दोष के बारे में हम लोग थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि जैसे लागत गणना का उचित आधार का अभाव होता है। हो सकता है कई बार लागत ज़्यादा लग जाती है। उपभोक्ता की संप्रभुता नहीं होती, यहाँ पर गोपनीयता की आड़ होती है। ठीक है, और एक इकोनॉमी है जो थर्ड वाली है, उसको कहते हैं मिक्स्ड या मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें पूंजीवाद और समाजवाद। पूछा जाए भारत की इकोनॉमी कैसी है, तो मिक्स्ड। इसमें पूंजीवाद और समाजवाद के दोनों उद्देश्य निहित होते हैं। ठीक है, सरकार और व्यक्ति दोनों ही आर्थिक नियंत्रण पर कार्य करते हैं। पूंजीवाद में क्या होता था, व्यक्ति के कंट्रोल में होती थी। यहाँ पर समाजवाद में किसकी होती है, सरकार के कंट्रोल में। तो दोनों का हो गया। ठीक है, व्यक्तियों का अधिकार है कि वो निजी संपत्ति को प्राप्त कर लें, अपने पास रख लें और पूंजी निर्माण को बढ़ावा दें। सरकार क्या करेगी, सरकार अपने हिसाब से पूंजी निर्माण को बढ़ावा देगी। लेकिन सरकार के समाजवाद में हमेशा पूंजी निर्माण नहीं होगा, और वो लाभ के लिए नहीं होगा, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होगा, समाज के कल्याण के लिए होगा। ठीक है, अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में कई सारे दोष हैं। जैसे इस इकोनॉमी को अनस्टेबल माना जाता है, अस्थिर माना जाता है। ठीक है, यहां पर दक्षता की कमी होती है। ठीक है, यहां पर भ्रष्टाचार ज्यादा होता है, भ्रष्टाचार मिलता है। ठीक है, वितरण की भ्रष्टाचार है तो मतलब क्या है, फिर वितरण की समस्या है। ठीक है, वितरण की समस्या है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब वितरण को समझें। एक होती है बाजार वितरण प्रणाली और एक होती है गैर बाजार वितरण प्रणाली। वितरण को दो भागों में बांट दो, एक बाजार के बेस पे और एक होती है गैर बाजार के बेस पे। ठीक है, इसमें क्या होता है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का उनके उपभोक्ताओं तक, बाजार मतलब उपभोक्ताओं तक, ठीक है, वितरण होता है। गैर बाजार में क्या होती है, बाजार की कोई भूमिका नहीं होती, ना उत्पादकों के मूल्य से उनके उपभोक्ता का कोई लेन देन होता है, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, इस वितरण का उद्देश्य सिर्फ उपभोक्ताओं तक उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित करना होता है। यहां तक क्या होता है, बाजार उपभोक्ताओं तक जाता है। यहाँ गैर बाजार में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। गैर बाजार में क्या होता है, सिर्फ उपभोक्ताओं तक उत्पादों की पहुंच, उपभोक्ताओं तक उत्पादों की पहुंच। ऐसा अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो समाजवादी व्यवस्था में होता है, समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था में। ठीक है, सर्विस की डिलीवरी उनके पास तक कर जाती है। जबकि जो मिश्रित वितरण प्रणाली होती है, एक और नई वितरण प्रणाली है जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित। ठीक है, ये कोई स्वतंत्र प्रणाली नहीं है, ये बाजार और गैर बाजार का मिश्रण है। बाजार प्लस गैर बाजार का ये मिश्रण होती है। मतलब कुछ वस्तुओं और सेवाओं को बाजार व्यवस्था करेगी, वहीं कुछ की व्यवस्था सरकार करेगी। ये गैर बाजार वाली सरकार के द्वारा की जाती है। जैसे राशन, गैर बाजार में क्या है, राशन। ठीक है, सब्सिडी। ठीक है, ये गैर बाजार वाली व्यवस्था है। बाकी यहां पर आप बाजार से कुछ भी खरीद लीजिए। मिश्रित में दोनों चीजें शामिल है, मतलब सरकार भी, गैर बाजार में सरकार भी वितरण करती है और बाजार भी वितरण करता है। ठीक है, यहाँ पर बाजार भी वितरण कर रहा है। ठीक है, तो पूरी दुनिया में आजकल मिश्रित प्रणाली ही अपनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, मिश्रित वितरण प्रणाली भी समझ ली हमने और मिश्रित अर्थव्यवस्था भी समझ ली। चलिए अब समझते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था की संरचना को। समझिए इकोनॉमी की संरचना कैसी है।
अर्थव्यवस्था की संरचना की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म होते हैं, आर्थिक सुधार होते हैं, और ठीक है यहीं पर एलपीजी स्कीम आई थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए तो हमने लिबरलाइजेशन, उदारीकरण इसको बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण जिसको बोलते हैं, और जिसे ग्लोबलाइजेशन, जैसे हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं, यहाँ को अपनाया। और इसके बाद जो चेंज आया और हम एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में हो गए। सुधारों के पूर्व बात करेंगे तो भारतीय उद्योग और व्यापार पर सरकारी नियंत्रण का बोलबाला था। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 1991 में हमने सरकारी नियंत्रण को कम किया, गवर्नमेंट कंट्रोल को कम करने की कोशिश की। ठीक है, सुधार लागू करने से पहले नरसिंह राव सरकार को बहुत सारा विरोध भी झेलना पड़ा, परंतु आर्थिक सुधारों के अच्छे परिणाम जब सामने आने लगे तो विरोध काफी हद तक कम हुआ। हालांकि मूलभूत ढांचे में तेज गति नहीं हो पाई। एक बड़ा तबका अब भी इसके लिए सहमत नहीं है कि इन सुधारों से अभी भी लाभ हुआ है कि नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो सुधार और प्रगति बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है, इससे सुधार हो रहे हैं अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था की प्रगति बढ़ रही है। ठीक है, तो समझिए ये जो काम हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत सरकार का पहला कार्य क्या था कि जर्जर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना और उसे आत्मनिर्भर बनाना। जब 1947 में हम आज़ाद हुए तो हमें क्या करना था, हमारी इकोनॉमी जर्जर थी, जर्जर अर्थव्यवस्था थी, अंग्रेज सब लूट गए थे। तो उद्देश्य क्या था, इस समय उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित क्या करना है, क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था को हम लोग पुनर्जीवित करेंगे, जबकि हमारे पास संसाधनों की कमी थी, हमारे पास पैसा भी कम था। ठीक है, पुनर्जीवित करेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे, क्योंकि अभी हमें मोस्टली चीज़ें बाहर से मंगानी पड़ रही थी, तो हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि हो चाहे उद्योग हो, दोनों में ही संरचनागत कमियां थीं, जिसमें राज्य एक सीमांत की भूमिका निभा रहा था। कुल मिला के समझो कि आर्थिक हास का काल था आज़ादी के पहले का। ठीक है, आज़ादी के पहले की बात करें तो उत्पादन मात्र 2% था प्रति वर्ष, और प्रति व्यक्ति आय में मात्र 0.5% इससे कम की वृद्धि हुई थी। स्वतंत्रता के बाद से भारत एक कल्याणकारी राष्ट्र रहा। ठीक है, और भारत का प्राथमिक लक्ष्य क्या था, देश के लोगों का कल्याण रहा, यही हमारा उद्देश्य था। ठीक है, अब कई सारी विशेषताएं रही हैं जो भारत को एक अल्प विकसित राष्ट्र के रूप में विरासत में मिली और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय मिली। जैसे हम लोग समझें, इस समय हमें क्या मिला था, हमें कृषि की प्रधानता थी। भारत एक कृषि की प्रधानता वाला राष्ट्र था। जीडीपी में इसी का सबसे ज़्यादा योगदान था, सबसे ज़्यादा जीडीपी एग्रीकल्चर क्षेत्र से आती थी। ठीक है, और अपनी पॉपुलेशन का लगभग 70% भाग इसी में लगा था। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद में देखा जाए तो उस समय सबसे बड़ा रोल इसी का था। अब वर्तमान में योगदान घट के बहुत कम रह गया है। अभी इस लॉकडाउन के कारण इसका अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ा है, लेकिन फिर समय में जैसे जैसे उद्योग धंधे अपनी पुरानी रफ्तार पे आ रहे हैं फिर कम हो जाएगा। इसी समय प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र पर आधारित थी, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, हम लोग ग्रामीण उत्पादन पर ही डिपेंडेंट थे। ठीक है, भारत की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा थी, बेरोजगारियां बहुत थी, बेरोजगारी ज़्यादा थी, और देखा जाए तो प्राकृतिक साधन ज़्यादा थे, प्राकृतिक साधन हमारे पास ज़्यादा थे। हमारे पास कोयला था, हमारे पास सोना था, चांदी था, सदा बहने वाली नदियां थीं, वन विशाल वन संपदा थी।
तो शक्ति के बहुत साधन थे, मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, लेकिन फिर भी आय के वितरण में असमानता थी। आय का जो वितरण था असमान था। ठीक है, तो ये सारी चीजें, रूढ़िवादिता ज्यादा थी, ये भी विकास को धीमे धीमे कम करनी थी। ठीक है, देखा जाए तो तकनीकी ज्ञान कम था। तो ये सारी चीजें देखा जाए तो 1947 के भारत को मिली थी जब भारत आजाद हुआ था। ठीक है, तो ये संरचना थी। अब कुछ नवीन चीजें देखें, न्यू 1991 के बाद न्यू न्यू क्या चीजें आई, नई। ठीक है, हमने नियोजन को अपनाया, तो हमने नियोजित अर्थव्यवस्था शुरू की। भारत की अर्थव्यवस्था नियोजित इकोनॉमी के रूप में बदली 1951 से। फिर हमने इंडस्ट्री को डेवलप किया, इंडस्ट्री डेवलप हुई, हमने सर्विस सेक्टर को डेवलप किया। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे आपने कि भारत की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1956 में, जो औद्योगिक नीति आई थी, उसने आगे आने वाले समय के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। ठीक है, अब हम लोग नियोजन की बात करते हैं, समझिएगा। नियोजन मतलब हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, समझिएगा। नियोजन क्या होता है? नियोजन मतलब तो प्लानिंग। प्लानिंग किसके लिए करती है? हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं। प्लानिंग हमेशा किसके लिए होती है? फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए होती है। मतलब कुछ उद्देश्य बनाए जाते हैं फ्यूचर के लिए। क्या होते हैं? कुछ उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों का काम क्या होता है? और इन्हीं को प्राप्त करना होता है। ठीक है, अब कब, कहाँ, किस प्रकार और किसके द्वारा, किन साधनों से, किस नियम और किस प्रक्रिया के अनुसार इन उद्देश्यों को पूरा करना है, ये सब काम करना है, नियोजन का काम है। तो आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास था। ठीक है, तो नियोजन क्या था? ये अगर पूछा जाए तो क्या था? संगठित आर्थिक प्रयास होता है। ठीक है, मतलब आर्थिक साधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना है। ठीक है, कई सारी विशेषताएं होती हैं इसमें। लक्ष्य होते हैं, इसमें प्राथमिकता होती है कि किस क्षेत्र को हमको प्राथमिकता देनी है, उसके अनुसार हमें काम करना है। ठीक है, समाज का विकास करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना होता है। ठीक है, और आय को बढ़ाना होता है इसका उद्देश्य। ठीक है, नियोजन क्या होता है? एक टाइम फ्रेम होता है, एक निश्चित अवधि के लिए होता है कि हम लोग 10 साल में काम करेंगे, 5 साल में करेंगे, 15 साल में करेंगे। ठीक है, गरीबी को कम करना है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं तो गरीबी को कम करना है। ठीक है, निवेश को बढ़ाइए। पूंजी निर्माण, हमने आपको बताया था पूंजी निर्माण क्या होता है। पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, जो आय वितरण है ना, ये बहुत ज्यादा है। इसको आय वितरण की असमानता, इसको कम करना होता है। क्षेत्रीय विषमता को कम करना है कि कहीं ज्यादा विकास है, कहीं कम। तो विकास क्या हो? हर जगह के लिए हो। ठीक है, इतनी सारी चीजें। अब भारत में नियोजन बहुत समय की बात करें, सबसे पहले 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया थे। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में। वहां पर उन्होंने सबसे पहले 10 वर्षीय एक उसकी बात की थी। फिर गांधी जी ने अपना प्लान की बात की। अगर नियोजन की पृष्ठभूमि देखें तो प्लानिंग सबसे पहले कहाँ दिखाई देती है? 1934 बुक है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। पूछा जाए किसने लिखी तो विश्वेश्वरैया। ठीक, इन्होंने लिखी। इन्होंने बोला था 10 ईयर प्लान की बात की थी इसमें।
10 वर्षीय योजना ली गई, ठीक है, समझिएगा। फिर आई थी गांधी योजना, ठीक है। उसके बाद फिर आया मुंबई प्लान, 1944 में आया था। देश के बड़े बड़े 8 उद्योगपतियों ने मुंबई में एक प्लान बनाया था। इसमें उन्होंने कहा था शिक्षा को प्राथमिकता देंगे, राष्ट्रीय आय बढ़ाएंगे, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करेंगे और औद्योगिक उत्पादन को 5 गुना करेंगे। तो ये 4 चीज़ें मुंबई प्लान में कही गई थी। फिर आई थी जनता योजना, इस तरह से बहुत सारी चीज़ चली और फिर एक नियोजन का समय आया, योजना आयोग का गठन हुआ, ठीक है। तो पूछते हैं कि योजना आयोग कब आया, ठीक है। तो ये आया था मार्च 1950 में, और ये परामर्शदात्री ने कहा था। काम क्या था? सरकार को परामर्श देना, ठीक है। तो पूछते हैं इसका गठन किसके द्वारा हुआ था? तो आप बताइएगा, नियोगी समिति की अनुशंसा पर। नियोगी समिति की अनुशंसा पर योजना आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। 1946 में ये दी थी, 1950 में इसका गठन हुआ था। फिर अब ये फिलहाल तो अस्तित्व में नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं देखनी है अपन को। फिर अपन को देखना है राष्ट्रीय विकास परिषद। डिटेल में हम लोग बाद में कभी बात करेंगे। फिलहाल हम लोग आपके 24 तारीख के एग्जाम की बात कर रहे हैं, 6 अगस्त 1952 को, ठीक है। संवैधानिक नहीं है, संवैधानेतर विकास है। इसका उद्देश्य राज्यों और योजना आयोगों के बीच सहयोग उसका उद्देश्य क्या था? राज्य और योजना आयोग के बीच सहयोग का था। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता था। इसका अध्यक्ष कौन होता था? पीएम। अब तो ये सब है नहीं, ठीक है। फिर पंचवर्षीय प्लान आए। तो पूछते हैं पहला 5 ईयर प्लान कब आया? फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो 1951 से 56 के बीच में आया था, ठीक है। इस योजना को डोमर समृद्धि मॉडल कहते थे, डोमर समृद्धि मॉडल, ठीक है। यहां पर एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो लक्षित विकास दर थी, जो ग्रोथ रेट थी 2.1% रखी गई थी और प्राप्त कितनी हुई थी? 3.6%। तो ये योजना सफल रही थी। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान आया, 5 ईयर प्लान, ठीक है। ये 1956 1 अप्रैल शुरू होता है और ये 1961 31 मार्च 1961 तक चला, ठीक है। इसने किसको विकसित किया था पूछा जाए तो इसे महालनोबिस मॉडल कहते हैं। इसको कहते हैं पीसी महालनोबिस मॉडल कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज, ठीक है, को स्थापना करना और यहां पर भारी उद्योगों को बल दिया था, भारी उद्योगों पर बल, ठीक है। इसी योजना के समय सेकेंड 5 ईयर के समय ही जैसे राउरकेला उड़ीसा में है, ठीक है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। ये इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी। इस्पात संयंत्र जो दुर्गापुर वाला था, ये दुर्गापुर वाला, ये ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन की मदद से इसकी स्थापना हुई थी, ब्रिटेन की, ठीक है, याद रखना। भिलाई रूस और राउरकेला जर्मनी, ठीक है। फिर आया थर्ड 5 ईयर प्लान, समझिएगा चीजों को। फिर क्या आया? थर्ड 5 ईयर प्लान,
ये आया 1961 से शुरू होता है और 1966 तक जाता है। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना है, ठीक है। यहीं पर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की बात की गई। इस प्लान में सबसे पहले आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की बात की गई, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर। फिर इसमें कृषि पर फोकस किया गया। किस तरह कृषि पर मतलब कह सकते हो कि विशेष बल दिया गया, ठीक है। इसका फेलियर, ये फेल हो गई थी 1961 से 1966 तक। पूछते हैं क्यों, पूछना पड़े फेल क्यों हुई। क्योंकि 1962 चीन से युद्ध, 1965 पाकिस्तान से युद्ध, ठीक है। और 65-66 में सूखा भी पड़ा था, जो 100 साल में सबसे बड़ा सूखा माना जाता है, ठीक है। इस योजना के विफलता के कारण चौथी योजना को रद्द करना पड़ा था और 3 वर्ष तक वार्षिक योजनाएं लागू रही थी, जिसे योजना अवकाश कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आप समझिएगा, नोट मैं लिख देता हूं कि 1966 से 1969 तक योजना अवकाश रहा। योजना अवकाश रहा, ठीक है। अब ये सारी चीजें समझिए। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, भीषण सूखा, मुद्रा का अवमूल्यन, कीमतों में वृद्धि, ठीक है। और उपलब्ध संसाधन भी कम थे, जिससे चौथी पंचवर्षीय योजना के निर्णय में देरी हुई। इसलिए 66 से 69, 66 67, 67 से 68, 68 से 69, 3 वर्ष तक क्या रखा गया, योजना अवकाश, 3 वर्ष के लिए यहां पर योजना अवकाश रहा। अब 4th 5 ईयर प्लान की हम लोग बात करते हैं। ये 1969 में शुरू होता है और 1974 तक चलता है, ठीक है। गाडगिल फार्मूला कहते हैं, गाडगिल फार्मूले पर इसको लागू करा गया था, ठीक है। अब विकास दर तो बहुत रखी लेकिन मिली नहीं, ये भी फेल हो गया, ठीक है। इसी योजना के समय पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इंदिरा गांधी ने किया था, ठीक है, 1969 में, याद रखना है, ठीक है। बफर स्टॉक यहीं पर लागू हुआ था कि अब हमको बफर स्टॉक बनाना होगा, ठीक है। वैसे देखा जाए तो 1969 और 1970 2 साल बहुत सफल रहे थे इस योजना के, परंतु अगले 3 वर्षों में मानसून की विफलता हो गई थी, ठीक है। तो उत्पादन में गिरावट हो गया था, मानसून कमजोर रहा, जिससे उत्पादन क्या था, मानसून कमजोर रहा तो उत्पादन कम हो गया था, ठीक है। इससे क्या हुआ, उत्पादन कम हो गया तो ये फेल हो गई, ये योजना इसलिए फेल हो गई थी। फिर आया 5 ईयर प्लान, 5वां 5 ईयर प्लान, ठीक है। इसको जनता पार्टी ने 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया था। इसको जनता पार्टी ने 4 वर्ष में ही समाप्त कर दिया, ठीक है। और फिर क्या किया इन्होंने, ये 1974 से शुरू हुआ था, 1979 तक चलना था, 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया। तो क्या हुआ, 1978 में एक अनवरत योजना शुरू की, एक अनवरत योजना, ठीक है, 1-1 साल के लिए थी। खैर बहुत सारी चीज़ें थी इसी में। राष्ट्रीय कार्यक्रम को न्यूनतम आवश्यकता के संबंध में कार्यक्रम लाया गया, 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व्यवस्था की, शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई, पीने के पानी की व्यवस्था करानी, बिजली उपलब्ध कराने, बहुत सारे लक्ष्य है। गरीबी उन्मूलन 1975 में पूछा जाए किस योजना, तो 5 गरीबी उन्मूलन का नारा इंदिरा गांधी ने इसी प्लान में दिया था, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने एक 20 पॉइंट प्रोग्राम बनाया था, 20 सूत्री कार्यक्रम,
पूछा जाए 20 सूत्री कार्यक्रम किस योजना में आया, तो 5th 5 ईयर प्लान में। बस इतना बता दीजिएगा, इससे ज़्यादा वो आपसे पूछने वाले नहीं, वैसे कोई भी प्लान आने वाले नहीं है यूपी में, तो बिल्कुल नहीं आने वाले। इतना मैं आपको बता रहा हूँ, बस मेरी बात को आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं 6th 5 ईयर प्लान। बस आप सुनिए चीज़ों को, ठीक है। 1980 से 85 तक जनता पार्टी ने क्या किया था, 5th 5 ईयर प्लान को 1 साल पहले समाप्त कर दिया, ठीक है। अब जनता पार्टी सरकार गिर जाती है 2 साल के बाद, कांग्रेस ने पुनः छठी योजना को 1980 से 85 के लिए लागू करा, ठीक है। और यहाँ पर 5.2% का टारगेट रखा। कितना रखा वार्षिक वृद्धि, 5.2% का टारगेट रखा। मिला कितना, मिला कितना 5.5%, ठीक है। तो ये सफल रही। गौर करिएगा, सफल असफल पूछते हैं, कौन सी योजना सफल रही कौन सी असफल रही। उद्देश्य क्या था इस योजना का, मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, ठीक है। इसलिए इस पर काफ़ी सारी बात किए गए, ठीक है। और रोजगार के लिए एक स्टैंडर्ड पर्सन ईयर अपनाया गया, मानक व्यक्ति वर्ष अपनाया गया, ठीक है। 8 घंटे काम करो 273 दिन तक, 8 घंटे 273 दिन काम, ठीक है। एक मानक बनाया गया, उसे स्टैंडर्ड पर्सन ईयर। अगर किसी को 8 घंटे डेली और 273 दिन काम करने को मिल रहा है तो उसको रोजगार मिला हुआ है, ठीक है। तो ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए एक IRDP प्लान लाया गया था, समन्वित विकास कार्यक्रम भी लाया गया था इसमें, IRDP जैसे बोलते समन्वित विकास कार्यक्रम को यहाँ पर लाया गया था इस योजना में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 7th 5 ईयर प्लान, ठीक है। ये 1985 से 1990 तक चलता है, ठीक है। 3 उद्देश्य रहे, खाद्यान्न की वृद्धि दर बढ़ाओ, इसकी फूड की है, खाद्यान्न की वृद्धि दर बढ़ानी है, रोजगार बढ़ाने हैं, ठीक है। ये इसमें टारगेट रखे गए थे। फिर आया 8th 5 ईयर प्लान 1992 से 1970 तक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लान है क्योंकि यहीं से इकोनॉमी में चेंज आ रहा है, ठीक है। टारगेट था 5.6% का, मिला कितना 6.86%, मतलब यहीं पर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर 9th प्लान आया, 9th 5 ईयर प्लान आया, ठीक है, 1997 से 2002 के बीच, ठीक है। फिर 10th आया, ठीक है, 2002 से 2007 के बीच, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं वैसे। 11th आया, तो 11th का टाइम था 2007 से 2012 तक, ठीक है। और जो 12th आया 2012 से 2017 तक। इतने 5 ईयर प्लान आए थे। यहीं पर तीव्र आर्थिक समावेशी धारणीय विकास की बात की गई थी, यहीं पर तीव्र आर्थिक समावेशी एवं धारणीय विकास की बात करी जाती है यहीं पर, इतने में, ठीक है। तो 12वीं योजना के अंत तक देखा जाए, गरीबी में 10% की कमी आ जाती है, गैर कृषक क्षेत्रों में 50 मिलियन नए कार्य अवसर बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नीति आयोग का गठन हो जा रहा है, ठीक है। अब क्या आ गया, योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और नीति आयोग आ गया। अब इससे क्वेश्चन बन सकता है, वैसे बहुत बन गया, इस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है। नीति आयोग को NITI लिखना है, नीति। नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्या रखिएगा फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। अब ये इसकी स्थापना पूछें, स्थापना कब हुई तो आप तुरंत बताइएगा, 1 जनवरी 2015, ठीक है। और योजना आयोग का स्थान कब लिया तो बताइएगा, 15 मार्च को इसने स्थान एक तरीके से ले लिया, ठीक है। 15 मार्च को
2015 को योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया। 1 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग वैसा ही है जैसे योजना आयोग है। ठीक है, कि इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? वो भारत का प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, इसके इसके जो सदस्य होंगे, सदस्य कौन होगा? इसके सदस्य कौन होंगे? सभी राज्य और विधानमंडलों से युक्त संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर। और कौन होंगे? इसको आप एलजी कहते हो, केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं, आपको इसमें याद रखना है। नीति आयोग से तुलना करोगे तो कहते हैं अधिक सहकारी और समावेशी है। नीति आयोग योजना आयोग से क्या है? योजना आयोग की तुलना में ये अधिक सहकारी एवं समावेशी है। ठीक है, दो चीज़ों को यहाँ पर समझना है। ठीक है, फिर कुछ योजनाएं अपन को समझनी है, जैसे अटल नवाचार मिशन। यूपीपीसीएस में पूछेंगे, नवाचार इनोवेशन से संबंधित है, 2016 में इसकी बात की गई थी। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया की बात की थी ना, इसी का हिस्सा है। स्टार्टअप इंडिया इसी का हिस्सा है, समझिए। अटल नवाचार मिशन को यहाँ पर हम लोगों ने समझना था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझिए। फिर डिजिटल भुगतान आंदोलन की मोदी जी बात करने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं उसके लिए, है ना, कई सारे प्रोविज़न लेके आते हैं। ठीक है, उसके बाद वो करते हैं, खनन पे बात करते हैं, कई सारी चीज़ों पे बात करते हैं। ठीक है, और इसी के बीच नीति आयोग कहता है कि हम राज्यों के कार्य निष्पादन को मापेंगे, स्वास्थ्य परिणाम का प्रदर्शन करेंगे, विद्यालय शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक डेवलप करेंगे, जन प्रबंधन पे काम करेंगे। ऐसे कई सारी चीज़ों की बात की उन्होंने। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास करेंगे, कृषि में विकास करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास जैसे संबंधों पर लेंगे। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने डाली थी। ठीक है, तो चलिए अब लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राष्ट्रीय आय। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं। अगर एक आध क्वेश्चन यहाँ से बनता है, प्रोबेबिलिटी मोस्टली होती है, थियोरेटिकल ज़्यादा होता है क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने आपको इतना समझाया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आय को।